दोस्तों इतिहास के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे शक वंश के बारे में। जी हाँ, इसके पहले हम मौर्य वंश के बारे में डिटेल से कर चुके थे। इसके बाद हमने सातवाहन वंश पढ़ा। सातवाहन वंश के बाद में आज चर्चा करने वाले हैं शक वंश की। शक वंश पढ़ने से पहले थोड़ा इसका इतिहास अगर हम समझ लेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होगी। ध्यान सुनिए, शक वंश की शुरुआत कहां से मानते हैं? तो शक जो थे वो इंडिया का वंश नहीं है, क्योंकि यहां पर ईरानी का शासन होने लग गया था। अब ध्यान दीजिए, ये भारत के मध्य एशिया में दो वंश रहा करते थे। भारत से अगर हम बात करें मध्य एशिया सेंटर, मध्य एशिया में आपको दो वंश मिलेंगे, जिसमें एक मिलेगा आपको कुषाण, जिसको पहले कबीला यानी कि युच्ची नाम के कबीले के नाम जाते थे, और यहीं पर शासन किया करते थे शक। अब कुषाण और शकों के बीच में झगड़ा हुआ। ध्यान दीजिए, कुषाण और शकों के बीच में झगड़ा हुआ, तो वो जो झगड़ा था, अगर आपको यहां नहीं दिख रहा तो यहां दिखिए, ये इंडिया का मैप मान लीजिए, इंडियन मैप हो गया। अब ये हो गया भारत, और मध्य एशिया में दो वंश हुआ करते थे, एक का नाम था कुषाण, एक का नाम हुआ करता था शक। अब इन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, तो कुषाण जो वंश था वो ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, इसलिए कुषाणों ने शकों को यहां से भगा दिया। अब यहां से शक भागकर इस रास्ते खैबर दर्रे के माध्यम से कहां पे आ गए? इंडिया में आए, इंडिया के रास्ते आए, लेकिन एक बार में नहीं आए, क्योंकि बार बार टुकड़ों में मार मार के भगाया गया था। इसलिए शकों की टोटल मिलाकर 5 शाखा थी। शकों की टोटल मिलाकर 5 शाखा जो इंडिया में आई थी। ध्यान दीजिए, पहली बार कुषाण ने भगाया तो यहां कर हो गया अफगानिस्तान में, अगली बार फिर युच्ची नाम। ध्यान दीजिए, कुषाण को पहले युच्ची नाम के कबीले के नाम से यहां पर जाना जाता था। दूसरी बार हमला किया तो यहां आकर बस गए तक्षशिला में। तीसरा हमला किया तो आगे आकर बसे कहां पर? भारत में। अब एंट्री होगी भारत में और कहलाएंगे मथुरा के शक। फिर मारा गया तो कहलाएंगे आपके नासिक के शक, और फिर मारकर भेजा गया तो ये कहलाएंगे आपके उज्जैन के शक, यानी कि रुद्रदामन राजा फेमस होगा इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि शक जो थे वो भारत का वंश नहीं है। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। इनको ईरानी आक्रमण के नाम से भी अपन जानते हैं, तो वहां से शुरुआत होगी कुषाण और यहीं से शुरुआत होगी शक की। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले शक की, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये भारत का वंश नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई थी पहले कि जब मौर्य वंश का अंत हो चुका था, तो मौर्य वंश के अंत के बाद में भारत में इतना बड़ा कोई राजा था नहीं जो पूरे भारत पर से निकल सके, इसलिए हमारे देश में आक्रमण और शुरुआत कीजिए सिकंदर हमने पढ़ा था। अब इसी प्रकार कुषाणों ने मारकर भगाया शकों को। अब शकों की एंट्री यहां पर होगी भारत में। तो शक मैंने अभी बताया आपको 5 शाखाओं में आएंगी। सबसे पहले शाखा ध्यान दीजिए, अच्छा, शकों को एक सीथियन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, शकों को ईरान इराक में जहां से आए थे वहां को सीथियन नाम से जानते थे। अब राजा को ये छपरक कहते थे। हमारे यहाँ पर जो वंश का जो मेन आदमी होता था उसको राजा कहा जाता था, लेकिन शक वंश में राजा को छपरक नाम से, छत्रप नाम से जानते थे। अब ध्यान दीजिए, शकों की शाखा, तो शकों की टोटल मिलाकर कितनी शाखा मिलेगी आपको? 5 शाखा मिलेगी। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर बात करते तो अफगानिस्तान के शक, मैंने अभी बताया आपको कि जब इनको यहां से मध्य एशिया से भगा गया तो पहली बार में आकर हो गया अफगानिस्तान में, दूसरे बार फिर भगाया गया तो थोड़ी आगे आकर हो गए, तो थोड़ी आगे कहां मिलेंगे आपको? तक्षशिला के शक मिलेंगे। तीसरी बार फिर भगाया गया तो और आगे रुके, तो तीसरे कहलाएंगे मथुरा के शक। चौथा थोड़ी और आ गया, इंडिया के सेंटर में आ चुके थे ये, तो नासिक के शक कहलाए, और 5वें कहलाएंगे उज्जैन के शक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं निम्नलिखित में कौन सी शकों की शाखा नहीं है? तो टोटल मिलाकर 5 शक मिलेंगे आपको, अफगानिस्तान के शक, तक्षशिला के शक, मथुरा के शक, उज्जैन के शक, और लास्ट मिलेंगे हमको नासिक के शक। अब ध्यान दीजिएगा, इन 5 में से हमको अफगानिस्तान के शक नहीं पढ़ने, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो वहीं रुक गए थे। हमको जो इंडिया में एंट्री करी उनके बारे में ज्यादा डिटेल से प्राप्त करना है, तो हमें बाकी के 4 के बारे में अच्छी खासी डिटेल बात करेंगे। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, उसके पहले नासिक के शक और जो उज्जैन के शक है, इनको 2 अलग अलग नामों से, इसको शहरात कहा गया और इसको कहा गया कादरमक के नाम से भी जाना गया। तो 2 स्पेशल नाम इनको दिए गए। इनके जो लोकल एरिया थे, मतलब जहां पे शासन करते थे, उनको यहाँ पे नासिक के शकों को शहरात और उज्जैन के शकों को कादरमक के नाम से भी जानते थे। अब पहले बात करते हैं किसके बारे में? तक्षशिला के शक बारे में। पहले शुरुआत करते शक, मैंने अभी बताया अफगानिस्तान के शक हमको नहीं पढ़ने हैं, तो पहले बात करते हैं तक्षशिला के शक के बारे में। तक्षशिला के शकों का जो सबसे पहला राजा हुआ करता उसे कहा गया माउस। तक्षशिला के जो शक थे उसका पहला राजा माउस कहा गया। इसकी जो शासनकाल था वो 20 BC से 20 ईसा पूर्व से 22 आफ्टर एडी, जी ध्यान दीजिएगा, ईस्वी तक यहाँ शासन रहा। तो इसका मतलब लगभग 42 साल तक शासन रहा इसका। अब इसने एक उपाधि धारण करी थी, उपाधि का नाम हुआ करता राजाओं का महाराज। हालांकि ये उपाधि इस वंश के सभी राजाओं ने धारण करी थी, लेकिन पहली बार ये जो उपाधि, याद दीजिएगा, राजाओं का महाराज जो उपाधि है वो तक्षशिला के राजा, शुरुआती राजा माउस ने अपना धारण करी थी। इसके बाद इस वंश में ज्यादा कोई फेमस राजा है नहीं है। इस वंश के अगर अंतिम राजा की बात करेंगे तो एजेस द्वितीय, जी हाँ, एजेस द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। और एजेस द्वितीय की जो हत्या थी वो गोंडो फर्निस ने कर दी।
गोंडो फर्निस ने इसकी हत्या कर दी और गोंडो फर्निस जैसी हत्या करी तो तक्षशिला के शक खत्म हो गए और तक्षशिला के शकों की जगह शुरुआत हो जाएगी पल्लव वंश की। तो पल्लव वंश हम इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे। पल्लव वंश इसके जस्ट बाद में आने वाला जो वंश था पल्लव, ये भी उसी जगह से ही आए थे और भारत में आक्रमण किया था। तो शक तक्षशिला के शक ज्यादा फेमस नहीं थे, इसीलिए इनका क्या हो गया, अंत हो गया और ज्यादा शक्तिशाली कोई राजा है नहीं। याद रखिएगा पहला राजा कौन मिलेगा आपको, अमाउस, और जो दूसरा राजा की हमने बात करी है एजेस द्वितीय, इसके बीच में 2-3 राजा थे किसी काम के नहीं है। एजेस द्वितीय अंतिम था और गोंडो फर्निस ने इस वंश को मार दिया और यहाँ पर शुरुआत करी पल्लव। इसके बाद हम पढ़ेंगे पल्लव। आप तक्षशिला के शक खत्म हो गए, अफगानिस्तान के हमको पढ़ने नहीं है। तीसरे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मथुरा के शक। ध्यान दीजिएगा मथुरा के शक नाम से मथुरा कहलाएंगे लेकिन इनका जो शासन था वो मालवा तक था, तो ये आकर बसे मालवा के शक, तो ये मालवा के नाम से भी जाने जाएंगे, मथुरा के शक या मालवा के शक। अब ये जैसे ही मथुरा छोड़कर धीरे धीरे मालवा में आकर बसने लगे तो मालवा में एक बहुत ही खतरनाक शासक रहा करता था जिसका नाम रहा करता था विक्रमादित्य। अब जैसे ही शकों ने मथुरा से अपना एरिया बढ़ाकर मालवा तक फैलाया तो मालवा में रहते थे विक्रमादित्य और उस समय मथुरा के शकों का राजा हुआ करता था राजुक। राजुक को विक्रमादित्य ने पूरे तरीके से परास्त कर दिया, शकों के मथुरा की शाखा को पूरे तरीके से अंत कर दिया और वहां पर अंत करने के बाद विक्रमादित्य ने पहली बार एक कैलेंडर की शुरुआत करी जिस कैलेंडर को विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, और इसकी शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत की जो शुरुआत थी वो 57 ईसा पूर्व में यहाँ पर करी गई थी। किसके द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा करी गई। किसको हरा कर करी गई, तो यहाँ पर ध्यान देना मथुरा के, लेकिन ये आकर कहां बस गए थे, मालवा में आकर बसे थे, इसलिए इन्हें मथुरा और मालवा के शकों के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। अब ध्यान दीजिए यही विक्रम संवत है, यही विक्रम संवत है जो हिंदू जो धर्म है उनके द्वारा फॉलो किया जाता है। चैत्र अषाढ़ सावन भादो ये जो मंथ है ये किसके मंथ मिलेंगे आपको, हिंदू कैलेंडर के मंथ मिलेंगे। और ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मंथ है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के मंथ है। अब हिंदू कैलेंडर में होते हैं एक महीने में 28 दिन, ये चंद्रमा के हिसाब से चलता है। आपको पता होगा 14 दिन शुक्ल पक्ष 14 दिन कृष्ण पक्ष, तो ये 28 दिन का महीना। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो चलता है 30 और 31 दिन के हिसाब से। अब अगर हम आज की बात करते हैं तो ग्रेगोरियन कैलेंडर कहां चलता है, 0 पे। इसके पहले शुरुआत किसकी हो चुकी थी, विक्रम संवत की। तो कब मिलेगा आपको, 57 ईसा पूर्व। अगर आपसे अब पूछना है कि आज के समय, अगर आज 2023 चल रहा है तो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग कौन सा साल चल रहा है, तो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिए, अगर आज 2023 है तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, 57 साल पहले। इसका मतलब इसमें अंदर हमको जोड़ना पड़ेगा 57, तो आज के समय 2080 ईस्वी चल रहा है। किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, आपका विक्रम संवत के अकॉर्डिंग चल रहा है। और एक और बात ध्यान दीजिए, इसके बाद एक और कैलेंडर आएगा जिसको कहा गया शक संवत। यहाँ शक संवत की शुरुआत होगी 78 ईस्वी में। एक बार एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है कि विक्रम संवत और शक संवत में टोटल डिफरेंस कितना है, तो ध्यान दीजिए अभी मैंने आपको बताया कि विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ था और ये जो शुरू हुआ 78 ईस्वी में। तो अगर टोटल हम करते हैं तो 135 साल का डिफरेंस यहां पर देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछते हैं कि 2023 के अकॉर्डिंग शक संवत का साल क्या चल रहा है, तो आपको उसमें से 78 घटाना पड़ेंगे। अगर आपसे पूछते हैं विक्रम संवत, तो विक्रम संवत में 57 साल जोड़ने पड़ेंगे। अगर आपसे पूछते हैं शक संवत, क्योंकि ये आज का मान लिया ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसके 57 साल पहले शुरुआत होती है, इसको जोड़ना पड़ेगा। और जो शक संवत 78 ईस्वी में शुरुआत, आपको घटाना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा शक और विक्रम संवत के दोनों के बीच में आपको जो समय मिलेगा वो 135 साल का मिलेगा। एग्जैक्टली एग्जाम का ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आप मथुरा के शकों को विक्रमादित्य हराया और एक कैलेंडर की शुरुआत करी विक्रम संवत की, जिसके तहत उन्होंने मालवा या मथुरा के शकों को पराजित कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कहलाएंगे दो। अब ये दो शाखा सबसे फेमस थी। शक वंश में दो शाखा सबसे ज्यादा फेमस थी, नासिक के शक और उज्जैन के शक। बाकी तीन ज्यादा पावरफुल थे इसलिए इनका बहुत जल्दी समापन हो गया। बात करते हैं नासिक के शक के बारे में। नासिक के शकों में दो राजा बहुत फेमस थे, इसमें एक का खाली आपको नाम रखना भूमक, खाली नाम आपको याद रखना पड़ेगा भूमक। और दूसरा जो राजा फेमस था वो हुआ करता था नहपान, ये इंपॉर्टेंट राजा है। और नहपान की चर्चा हम सातवां मंच में कर चुके, याद कीजिए, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया था इसको। अब नहपान का शासन था वो कहां हुआ करता था, आपका काठियावाड़, पूना, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, इस एरिया में इसका शासन था। लेकिन ये धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे थे और जैसे क्षेत्र विस्तार किया तो महाराष्ट्र के एरिया में, ध्यान दीजिए, काठियावाड़ गुजरात के वाले एरिया तक तो शासन था इनका, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे क्षेत्र विस्तार किया। क्षेत्र विस्तार करते करते ये पहुंच गए महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, महाराष्ट्र में ऑलरेडी सातवाहन वंश का शासन है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, झगड़ा। अब नेपाल के ऊपर हमला कर दिया गया किसके द्वारा, तो सातवाहन वंश का, याद कीजिए, गौतमीपुत्र सतकर्णी, हमने पढ़ी थी बात। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हमला कर दिया किसके ऊपर, नहपान के ऊपर, और नहपान को पराजित कर दिया। इस बात की जानकारी हमको जोगलथम्बी अभिलेख से, माफ कीजिएगा, जोगलथम्बी सिक्कों से भी मिलती है, जिसकी शुरुआत खुद नहपान के द्वारा की गई थी। नहपान ने अपनी राजधानी बनाया था मिनगार को, नहपान ने अपनी जो राजधानी बनाया था मिनगार को बनाया था। तो इस प्रकार
जो नासिक के शक थे उसके दो ज्यादा फेमस हुए, दो में खाली इसका नाम रखना भूमक, और दूसरा जो फेमस हुआ नहपान। लेकिन नहपान को इसने हरा दिया, नहपान को पराजित कर दिया। सातवाहन वंश के गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इस बात की चर्चा हमने डिटेल से करी है सातवाहन वंश में। यहाँ पर चौथी शाखा भी खत्म हो गई। अब सबसे अंतिम में जो कोई शाखा आती है तो कहलाएंगे उज्जैन के शक। पूरे शक वंश में, पूरे शकों में अगर सबसे ज्यादा प्रतापी शासक कोई हुआ था तो वो हुआ था आपका रुद्रदामन। जी हाँ, सबसे फेमस रहता था। ध्यान दीजिए, उज्जैन के शक का थोड़ा इतिहास भी देते हैं। अभी मैंने आपको बताया नासिक के शक किस नाम से फेमस होंगे तो ये कहलाएंगे शहरात, लेकिन जो उज्जैन के शक है वो कहलाएंगे कादरमक के नाम से। उज्जैन के शक कादरमक वंश के नाम से ज्यादा फेमस कहलाएंगे। उज्जैन के शक कादरमक कहलाए। अब इनका अगर पहले राजा की बात करेंगे तो ये मिलेगा आपको चस्तन। उज्जैन के शकों का जो पहला राजा दिखाई देगा चस्तन, और चस्तन वो राजा था जिसने कुषाणों का सामंत था। ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया आपको कि जो कुषाण थे वो मध्य एशिया थे और उन्हीं के साथ में शक भी रखा थे। तो वहीं शकों में जो चस्तन था वो कुषाणों का सामंत था। उस समय वहां का सामंत रखा था और सामंत बनने के बाद कहां पे आया, इंडिया में आया। इसका मतलब ये कुषाणों के अंडर में शासन कर चुका है। तो याद दीजिए, सामंती प्रथा की शुरुआत की थी सातवाहन वंश ने। अब चस्तन कुषाणों का क्या होगा था सामंत। अब चस्तन का पोता हुआ, चस्तन का पोता कहलाए रुद्रदामन प्रथम। और ये रुद्रदामन प्रथम जिसके दादाजी कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, ये वहीं पर कुषाणों को पराजित कर चुका था, सिंध एरिया में कब्जा कर चुका था। जी हाँ, रुद्रदामन कुषाणों की एक शाखा को पराजित करके आया हुआ था। ध्यान दीजिए, इसके शासन की बात करेंगे तो 130 से 150 ईस्वी 20 साल तक इसका शासन हुआ करता था। और ये पूरे के पूरे कुषाण वंश, माफ कीजिएगा, पूरे के पूरे शकों का सबसे शक्तिशाली था। अब इस वापस याद कीजिए सातवाहन वंश, और सात वंश में अगला राजा आ गया क्योंकि कौन हार चुका है, यार गया था। तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी आएगा, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी हमला करेगा रुद्रदामन के ऊपर, लेकिन रुद्रदामन उसको 2 बार पराजित कर देगा। लेकिन बाद में याद कीजिए, हमने सात वंश में पढ़ा है, ये बात की भी जानकारी हमने पढ़ी है कि दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध हो जाएंगे। शिव सी सतकर्णी से उसका विवाह हो जाएगा और बाद में हमला करना बन जाएगा। तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को ये 2 बार क्या कर चुका था, पराजित कर चुका था। ध्यान दीजिए, रुद्रदामन की एक जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, वो काफी ज्यादा फेमस है। जो कहाँ मिला है हमको, ये मिला है गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ी पर। और इसमें एक बात की जानकारी लिखी है, झील। जिस झील का नाम आपको देखने को मिलेगा सुदर्शन झील। सुदर्शन जो झील मिलेगी आपको वो महाराष्ट्र में, माफ कीजिएगा, गुजरात में गिरनार पर्वत है, गिर पर्वत आज पड़ता है, और वहां पर एक झील है, अर्धशुष्क झील है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। अब वो जो झील है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, तो रुद्रदामन ने वापस से उसका जीर्णोद्धार करवाया। और रुद्रदामन इतना अच्छा राजा था, रुद्रदामन ने ऐसा नाम लिखा कि मैंने निर्माण करवाया। रुद्रदामन ने उसको व्यवस्थित तरीके से लिखा कि भैया मैंने इसका निर्माण नहीं करवाया है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था और मैं उसका वापस से जीर्णोद्धार करवा रहा हूं। इसका मतलब जूनागढ़ अभिलेख में 2 राजाओं के नाम देखने को मिलेंगे। पहला नाम मिलेगा किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसने वो झील बनवाई थी, और रुद्रदामन ने इसका वापस से क्या करवा दिया, जीर्णोद्धार करवाया। इसका मतलब फिलहाल जूनागढ़ अभिलेख में 2 राजाओं के नाम मिलेंगे। आगे चलकर गुप्त वंश में एक और राजा आएगा स्कंदगुप्त, उसके समय भी ये झील टूट जाएगी तो वापस से उसका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। तो जूनागढ़ अभिलेख में टोटल मिलाकर 3 राजाओं के नाम देखने मिलेंगे। इसमें से पहला चंद्रगुप्त मौर्य जिसने झील बनवाई थी, रुद्रदामन जिसने वापस से कंज करवाया, और आगे चलकर गुप्त वंश में अपन पढ़ेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त ने भी इसके बारे में जानकारी दी। अब जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो जूनागढ़ अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जूनागढ़ अभिलेख में जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा है। किसके द्वारा लिखा गया, रुद्रदामन प्रथम के द्वारा लिखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिला है। और मैंने अभी बताया आपको कि कुषाणों को पराजित करके सिंध एरिया को जीत गया था। लेकिन आगे चलकर गुप्त वंश आएगा और गुप्त वंश में राजा आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जहाँ वो धारण करेंगे उपाधि विक्रमादित्य की, और वो जैसे हमला करेंगे तो पूरे तरीके से शकों को पराजित कर देंगे। और शक वंश का अंतिम राजा मिलेगा रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा पराजित कर दिया जाएगा और पूरे तरीके से शकों का यहाँ पर अंत कर दिया जाएगा, क्योंकि बाकी की 4 शाखा तो पहले खत्म हो चुकी है। अंतिम में बचता है कौन, रुद्रदामन, और इसके बाद में आएगा रुद्र सिंह तृतीय, जिसको पराजित करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त वंश की स्थापना करी। इसको वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जानते हैं। तो हमने पढ़ा शक वंश के बारे में, मैंने अभी बताया आपको शकों की टोटल मिलाकर 5 शाखा, इसमें से अफगानिस्तान के शक हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि ये वहीं रुक गए थे। तक्षशिला के शक में पढ़ा माउस, मथुरा के शक पढ़ा अपन है राजोग, नासिक के शक पढ़ा अपन है 2, जिसका नाम हुआ करता था भूमक और एक का नाम था नहपान, और उज्जैन के शक का नाम हुआ करता था रुद्रदामन। तो टोटल मिलाकर शकों के 5 शाखा, जिसमें हमने 4 के बारे में अच्छी खासी डिटेल पढ़ी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।